मेरा नाम दिशा है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई। मैं अपनी चप्पल पहन के फ़ौरन बाहर भागी। मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, मैंने देखा कि भाभी रोती हुई अंदर आई और भागते-भागते अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, जबकि मम्मी उनके पीछे बहुत मुहताज सी अंदर आईं। मैंने जब अपनी मम्मी से भाभी के रोने की वजह पूछी, तब मुझसे कहने लगी कि वह ड्रामा कर रही हैं। तुम इस पर ध्यान ना देकर अपनी परीक्षा पर ध्यान दो। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि भाभी तो इतनी अच्छी हैं। उन्होंने कभी किसी किस्म का ड्रामा या मक्कारी नहीं की है, तो फिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? यही सोचती हुई परेशान सी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। पूरा दिन यूं ही खामोशी से उदास सा गुजरा था। पूरे दिन भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी और मेरी परीक्षा आने वाला था, तो मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मजबूरन खाना भी मम्मी को ही बनाना पड़ा। यह मेरे लिए आज के दिन का दूसरा सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जब से भाभी शादी करके आई थी, उन्होंने मुझे और मम्मी को किचन में कदम रखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह किचन का सभी काम खुद ही बहुत अच्छे से करती थी। मेरे भाई किसी और शहर में जॉब करते थे और कल वह आने वाले थे। अक्सर भाई जब आते थे, तब भाभी अपने हाथ से उनके लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाती थी, फिर बाद में खुद भी अच्छे से तैयार होकर उनका इंतजार करती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे यह मामला पता नहीं था क्या हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी डाल रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप यह सब होता हुआ देख रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे सख्ती से यह सब बताने के लिए मना कर दिए थे और भाभी खुद को कमरे में बंद किए हुए बैठी हुई थी। सुबह हो गई, दूसरा दिन भी ऐसे चलता रहा। भाभी ने खुद को कमरे से बाहर नहीं निकाला। खाना आज भी मम्मी ने खुद ही बनाया। रात जब भाई घर आए, डाइनिंग टेबल पर भाभी को नहीं पाकर वह मम्मी से उनकी ना होने की वजह पूछने लगे, तो मम्मी ने हड़बड़ाकर बहाना बना दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हैरान होकर मम्मी को देखा, तो मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं भी खामोश हो गई कि चलो भाई जब कमरे में जाएंगे तो भाभी से बात करने के बाद सब वैसे ही सामने आ जाएगा। हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन भाभी का कमरा अंदर से बंद था। तो भाई ने घबराहट से अंधेरे में वो जल्दी से डुप्लीकेट चाबी लेकर आए और रूम खोलने लगे। भाई जैसे ही रूम में गए, तो उन्होंने देखा कि भाभी अभी तक सो रही। भाई ने जल्दी से अपना रूम अंदर से लॉक किया और उनके पास चले गए। मैं पानी देने मम्मी के कमरे में गई थी और जब वापस आ रही तो मैंने देखा कि वह बहुत गुस्से में मम्मी के कमरे में गए, लेकिन मुझे देखकर कहने लगे कि छोटी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मम्मी से अकेले में बात करनी है। मैं भाई का हुक्म सुनते ही एकदम कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मुझे कल से भी भाभी के रोने की वजह जाननी थी, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बात सुनने लगी, कि जिसको सुनने से मुझे अपने कानों पर शक होने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, कि भला मम्मी ऐसे कैसे कर सकती है। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से से मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी आपको भगवान का वास्ता, आप मेरी पत्नी की जान छोड़ दे। वह बहुत सीधी, वह बहुत सुशील है, आप उससे ऐसा काम नहीं करवाएं। जब भगवान को हमें संतान देना होगा तो वह खुद दे देंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर आप मेरी पत्नी को किसी 2 टके के बाबा के या किसी गली मोहल्ले के पंडित के पास लेकर गई, तो याद रखिएगा मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर चला जाऊंगा और यह घर छोड़ दूंगा। और यह सिर्फ धमकी नहीं है। भाई के घर छोड़ने की बात पर मम्मी फौरन रोने लगी और कहने लगी और कि बेटा, यह सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, तुम्हारी संतान का मुंह देखने के लिए ही तो यह जतन कर रही हूँ। लेकिन बेटा, तुझे अगर नहीं पसंद है तो मैं नहीं लेकर जाऊंगी दोबारा। लेकिन बेटा देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू यह घर छोड़कर नहीं जाना। मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना। भाई मम्मी की बात सुनकर ठंडे पड़ गए और मम्मी के गले लगाकर बोलने लगे कि मम्मी, मैं कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन याद रखे कि मेरी पत्नी बहुत सीधी, सुशील और पवित्र है। उसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान के लिए उसे किसी के सामने मत ले जाएं। मम्मी हामी सिर हिला दिया और भाई उनका माथा चूमकर अपने कमरे में चले गए। भाई के जाते ही मैं दरवाजे के पीछे से निकलकर अपने रूम में चली गई, लेकिन कमरे में आते ही मैं लगातार अपने कमरे के चक्कर काटने लगी। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या आखिर मम्मी भाभी के साथ क्या कर रही हैं? मम्मी भाभी को आखिर किस पंडित बाबा के पास लेकर गई थी? क्यों भाई बार बार एक ही बात किए जा रहे थे कि मम्मी मेरी पत्नी बहुत पवित्र औरत है, वह यह सब नहीं कर सकती या उससे अच्छा नहीं लगता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो दाल में काला है। यह मेरे दिमाग में एकदम आया कि मम्मी कहीं
भाभी से कुछ गलत काम तो नहीं करवा रही हैं। यह सोचते ही मैंने एकदम अपनी सोच को ना बदला कि ऐसा नहीं हो सकता। भला मम्मी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेंगी? भला मम्मी अपने बेटे के घर क्यों खराब करेंगी? लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भाई बार बार मम्मी से ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत पवित्र है, बहुत सुशील है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं इन्हीं सोचों में बहुत देर तक उलझती रही। आखिर मैं इन सब सोचों से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैं सर पकड़कर पढ़ने के लिए बैठ गए। 10 दिन हम सब के साथ गुजरे। भाई अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर चले गए। दिन यूं ही गुजरने लगा, लेकिन अब सब पहले जैसे होने लगा। मम्मी उस दिन भाई की दी जाने वाली धमकी के बाद भाभी को किसी पंडित या बाबा के पास लेकर नहीं गई थी, इसलिए भाभी बहुत खुश और मुमताज़ सी रहने लगी थी। भाभी अब हर काम पहले की तरह करने लगी थी और मेरे साथ भी बहुत अच्छा समय बिताती थी। लेकिन मैं जब भी उनसे उस बात को पूछती जिस दिन वह रोते हुए घर आई थी, तो वह घबरा कर बात बदल देती और एकदम से मेरे पास से उठकर चली जाती। मुझसे उनके इस व्यवहार से बहुत हैरत होती कि आखिर भाभी इस तरह घबरा क्यों रहे हैं और मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ मम्मी का व्यवहार भी मुझे हैरत और परेशानी में डाल रहा था। वो अक्सर भाभी के कमरे में घुसकर उनसे पता नहीं क्या क्या कहती रहती, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में जाती तो मम्मी और भाभी दोनों ही घबरा जाती। बल्कि मम्मी तो मुझे बहुत गुस्से में बात भी सुना देती और कभी कभी तो कमरे से निकल जाने को भी कह देती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और हैरत में थी कि आखिर ऐसा कौन सा राज चल रहा है मम्मी और भाभी में। मम्मी अपना व्यवहार ऐसा क्यों कर रही हैं जैसे वह कोई राज छुपा रही हूँ। कुछ तो था जो गलत था और मम्मी हम सबसे छुपाकर भाभी से करवा रही थी, लेकिन वह आखिर ऐसा कौन सा राज था? मुझसे अक्सर यह सारे सवाल बहुत ज़्यादा परेशान रखते थे। मैं नहीं चाहती कि मेरी मासूम सी भाभी के साथ कुछ हो, लेकिन मुझे सच भी तो नहीं मालूम था ना। मैं ऐसे कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकती थी? इसलिए मैं मजबूर होकर खामोशी से सही वक्त का इंतजार करने लगी। अब घर में मुझे बहुत ज़्यादा घुटन सी लगने लगी थी। भाभी घर का काम करके चुपके से कमरे में जाकर बंद हो जाती थी। भाभी ने अब मेरे पास बैठना भी बंद कर दिया था और उसकी वजह यही थी कि जब भी मेरे पास बैठती तो मैं वही सवाल करने लग जाती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे अब दूरी बनानी शुरू कर दी थी। जबकि मम्मी तो गुस्से से घूरती ही रहती थी, जैसे उनका कोई अहम मकसद पूरा ना हो रहा है, जैसे उनका कोई भी काम पूरा ना हो रहा है। लेकिन मेरे पूछने पर मुझे सख्ती से डांट दिया करती थी। मैं बेबसी से भाई के आने का इंतजार करने लगी। मैंने 2-3 बार भाई को कॉल करके कहा कि भाई इस बार प्लीज़ जल्दी घर आ जाएं, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन भाई ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे बुलाने पर एकदम घर आ जाता, लेकिन इस महीने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और कंपनी के कुछ प्लान भी छुट्टी पर घर गए हैं, मैं चाहकर भी नहीं आ सकता। कुछ दिन की बात है, फिर हम दोनों आराम से बैठकर घर पर बात करेंगे। भाई की मजबूरी देखते हुए मुझे चुपचाप रहना ही पड़ा और भाई के आने का इंतजार करने लगी। एक दिन मम्मी की दोस्त आई और मम्मी से मिलकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगी। मुझे उनकी यह हरकत बिल्कुल सही नहीं लगी, बल्कि उनकी सारी ही हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब सी थी। जबकि मम्मी भी उनकी इस अजीब सी हरकत में उनका पूरा पूरा साथ दे रही थी, जबकि उनकी यही चीज़ मुझे चौंकने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो भाभी नाश्ते से भरी ट्रे लेकर आई। भाभी ट्रे रखने के बाद उठकर जाने लगी, तभी मम्मी की दोस्त पूनम आंटी ने उनका हाथ जोरों से पकड़ लिया। भाभी ने उनका सवाल भरी नज़रों से देखा। आंटी पूनम के कुछ भी बोलने से पहले मम्मी बोल पड़ी कि पिंकी बेटा थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, मेरी फ्रेंड आपसे कुछ बात करना चाहती है। मम्मी और उनकी दोस्त बार बार नज़रों से बातें कर रही थी और फिर उन दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। मुझे इस पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। पूनम आंटी भाभी का हाथ पकड़कर मगरूर व्यवहार से कहने लगी कि देखो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है मेरी बेटी की शादी को देखो। मेरी बहू ने मुझे दादी का सुख दे दिया। अपने शादी के पहले ही साल मेरी बहू ने मेरी गोद में एक सेहतमंद पोता डाल दिया। वाकई में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। पूनम आंटी का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। भाभी भी बेचारी सर नीचा करके सुन रही थी और वह कर भी क्या सकती थी। इतनी देर में मम्मी की फ्रेंड बोल पड़ी और वह बाकायदा भाभी से पूछने लगी, तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके, तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई अभी तक। भाभी उनका सवाल सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। वह नज़रें झुकाए ना सर हिलाने लगी। आंटी पूनम फिर से भाभी का चेहरा छूकर कहने लगी कि बेटा
तुम तो बहुत खूबसूरत हो, कोई ऐब नहीं नजर आता है, तो आखिर क्या बात है कि अभी तक तुम खाली दामन हो। फिर वह एकदम चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या तुम बाँझ तो नहीं हो? उनका सवाल सुनकर भाभी रोने लगी और कहने लगी कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान को मंजूर होगा तब भगवान मेरी झोली जरूर भरेंगे। जबकि आंटी भाभी की बात सुनकर अपने चेहरा मुरझा कर बोली कि बेटी, दुआ के साथ साथ दवा और दम फूक भी जरूरी है। आजकल की नस्ल को कौन समझाए। उनकी बात सुनकर भाभी अपनी आंखों में आंसू साफ करके अपने कमरे में चली गई। आंटी भी मम्मी से मिलकर एकदम चली गईं। आंटी पूनम के जाने के बाद भाभी थोड़ी देर में ही अपने कमरे से बाहर निकलकर मम्मी के पास आई और अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि मम्मी, मैं राजी हूँ उस बाबा के पास जाने के लिए, बस यह बात किसी भी तरह आकाश को पता ना चले। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, यह तो तूने बहुत अच्छा फैसला लिया, और भला मैं क्यों बताऊंगी अपने बेटे को, बल्कि तू यह ख्याल रखना कि किसी भी तरह यह बात उसके कानों तक ना पहुँचे। भाभी रोते हुए मम्मी से कहने लगी कि बस मुझसे अब और बचपन के ताने नहीं सहे जाते, इसलिए मैंने यह फैसला कर लिया है और आप बेफिक्र रहिए। मैं किसी भी तरह यह बात आकाश को पता नहीं लगने दूंगी। भाभी यह कहते हुए और रोते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गई। जबकि भाभी के जाते ही मम्मी भी हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। मम्मी का यह व्यवहार मुझसे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं भी मम्मी के पीछे धीरे धीरे जाकर उनके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मैं अंदर झांकने लगी थी। मैंने सुना कि मम्मी कह रही थी कि वाह पूनम, क्या एक्टिंग की है तूने, देख तेरा नाटक काम आ गया। तेरे जाते ही वह मेरी बहू मेरे पास आई और वह करने के लिए राजी हो गई, जिसके लिए शायद मैं उसे कभी राजी नहीं कर सकती थी। देख पूनम, तेरी एक चाल ने ही मेरी बहू उस बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई, और मुझे भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा क्या मेरी बहू उन बाबा के पास जाने के लिए मान गई है। मम्मी खुशी खुशी बोले जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब और यहाँ खड़ी रही तो अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मेरे लिए यही सोचा ही जान का बवाल था। मैं मम्मी को किस तरह भाभी को अपने इस घिनौने जाल में फंसाया था। भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं यही सब सोचने में मग्न थी जब मुझे मम्मी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी उनके दरवाजे से निकलकर एकदम अपने कमरे में आ गई। भाभी के कमरे में जाकर मम्मी भाभी से कहने आई थी कि कल तैयार रहना, हम 5 बजे बाबा के पास चलेंगे। मम्मी और भाभी को रात का खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन मुझे ना तो खाना खाया गया और ना ही मुझे पूरी रात नींद आई। मैं पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही, बस यही सोचती रही कि आखिर कल मम्मी भाभी के साथ क्या करने वाली हैं, आखिर वह क्या करवाना चाहती हैं भाभी से। इन्हीं सोचों में मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। रात देर सोने की वजह से सुबह मेरी आंख बहुत ज़्यादा लेट खुली और मैं जल्दी जल्दी उठकर बाहर भागी। मुझे यह सोच परेशान कर रही थी कि कहीं मम्मी भाभी को लेकर चली तो नहीं गई। लेकिन मैं जब आंगन में गई तो मैंने देखा कि भाभी वहीं है। ऐसे ही टेंशन में वक्त गुजरता गया। शाम हो गई। मैंने देखा कि भाभी तैयार खड़ी हुई है, मम्मी का इंतजार कर रही हैं, जबकि मम्मी पता नहीं किससे अंदर अपने कमरे में बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आई और भाभी से कहने लगी, अब तुम्हारे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मी की यह बात सुनकर भाभी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गईं। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई, आखिर मम्मी ने क्यों अपनी खुद की चाल बेकार जाने दी। मैंने सोचा कि शायद मम्मी के दिल में भगवान का डर हो गया। मैं खुश होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा मम्मी एक बड़ी सी पोटली उठाए घबराए हुए बाहर की तरफ जा रही। मैंने मम्मी से पूछा कि आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं, तो मम्मी फौरन से गुस्से में बोली कि मैं तुम्हें जवाब दूंगी, तुम मेरी बेटी हो ना, मैं तुम्हारी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं मम्मी का यह व्यवहार देखकर बहुत हैरान हुई और फिर चुपचाप किचन में जाकर उनके लिए अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद मैं वहीं बाहर बैठकर पीने लगी। अभी मैंने 2-4 घूंट पिए ही थी कि मैंने देखा कि मम्मी जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सीधे भाभी के कमरे में चली गईं। मैं भी अपनी चाय वहीं छोड़कर उनके पीछे भागी, भाभी के कमरे में चली गई। मम्मी ने अपने दुपट्टे से एक बोतल खोलकर भाभी को दी और कहने लगी कि बाबा ने यह तेल दिया है और कह रहे थे कि यह तेल
उन्होंने बुआ औरतें ना जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियों से बनाया है यह तेल। बाबा कह रहे थे कि तुम्हें रोजाना अपने पेट पर लगाना है, देखना तुम कुछ ही दिन में गर्भवती हो जाओगी। और सबसे अहम बात कि बाबा जी ने इस तेल पर मंत्र पढ़कर फूके हैं। वह कह रहे थे कि किसी का पति नामर्द हो तब भी उसकी पत्नी यह तेल लगाने से गर्भवती हो जाएगी। भाभी ने तो मम्मी की बातों पर यकीन कर यह तेल लगा लिया, लेकिन मुझे मम्मी के उस बाबा की किसी भी बात पर यकीन नहीं था और ना ही उस जड़ी बूटी वाले तेल पर यकीन था। आखिर मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अभी तक ऐसा कोई भी तेल साइंस नहीं बना पाई है। यह तो सरासर झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी भाई के जोरदार नमस्ते करने की आवाज़ से मैं होश में आई और खुशी से उनके गले में झूल गई। भाई मुझसे कहने लगे कि तुम क्या बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया कि बस मुझे आपसे मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए मैंने यह सब कहा था। अब घर का माहौल खुशगवार हो गया था। मम्मी भाई से छुपकर वह तेल रोज भाभी को लगा रही थी और भाभी भी चुपचाप से वो तेल लगवा लेती थी, क्योंकि वह भी माँ बनना चाहती थी। एक दिन भाभी खुशी से मम्मी के पास आई और कहने लगी कि मुबारक हो मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। मम्मी खुशी से भाभी के गले लगाकर उनके कान में धीरे से बोली कि देखा बाबा जी के तेल का करिश्मा। भाभी जोर जोर से हमें सिर हिलाने लगी, लेकिन मेरे लिए यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। भला ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए भाभी के कमरे में गई और वो तेल चुपके से अपने दुपट्टे में छुपाकर अपने कमरे में चली आई। अब मैंने मम्मी और भाभी से छुपकर वह तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक दिन में मुझ पर ऐसा हुआ जिससे मेरी आंखें बाहर को आ गई। मुझे लगा मेरे सिर पर आसमान गिर गया हो, जैसे मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मैं सच में गर्भवती हो चुकी थी। यकीन नहीं कर पा रही थी कि सिर्फ एक तेल की बदौलत यह कैसे नामुमकिन था। इसलिए अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते हुए वह तेल साथ ही ले गई और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैं सीधा लैबोरेटरी गई और वहां के डीएन से बात करके 4-5 एक्सपीरियंस टीचर की निगरानी में उससे तेल का टेस्ट करवाया। टेस्ट में जो राज मेरे सामने आया उससे मुझे हैरान कर दिया और अपनी सोच समझने की शक्ति भूल चुकी थी। मैं हैरत से दंग बस उस तेल को देखे जा रही थी। जल्दी से वह तेल पकड़कर अपने घर भागी। मेरा नाम दिशा है, मैं MBBS पढ़ रही थी। हम 2 भाई बहन और मेरे पिताजी 6 साल पहले इस दुनिया से गुजर गए थे। मेरे भाई की शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे से हुई थी। गर्भवती होने के बाद जब मैं तेल टेस्ट करवाने के लिए लैबोरेटरी गई तो मुझे मालूम हुआ कि वह सादा सा गोले का तेल है। इसमें किसी भी तरह की कोई जड़ी बूटी या कोई दवाई शामिल नहीं है। इस बात ने मुझे बहुत हैरान कर दिया था। इसलिए मैं तेल पकड़कर जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी से मैं सीधा हॉस्पिटल आई और सीधा अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ते ही डॉक्टर ने मुझसे कहने लगा कि फ्रूट पॉइजनिंग, जिनकी वजह से आपको लगातार उल्टियाँ आ रही हैं। यह सुनकर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई और एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी मैं इन बातों पर कैसे यकीन कर सकती थी। डॉक्टर के बताने के बाद इंस्ट्रक्शन लेकर मैं घर वापस आ गई और आते ही भाई के सामने मम्मी और भाभी को बुलाकर इस तेल की सच्चाई बता लगी। मम्मी ने तो यह सुनते ही सदमे में चली गई, जबकि भाभी रोते हुए कहने लगी, मुझे तो पहले दिन से बाबा कोई फरेबी लगता था। जब मैं पहली बार उसके पास गई तो वो शख्स कभी मेरे हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधों पर अपने बाजू रख देता। मैंने मम्मी को यह सब बताया, लेकिन मम्मी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मम्मी का भरोसा टूटा तो रोते हुए कहने लगी कि मैं तो अपने बेटे की संतान को देखने की खातिर इतनी अंधी हो गई कि उस फरेबी को पहचान नहीं सकती। यह मामूली सा तेल उसने मुझे 3 तोला सोना और 2 लाख लेकर दिया। मम्मी रोते हुए अपने माथा पीटने लगी थी। आखिर मैंने यह क्या कर दिया, हाय मेरी दौलत। और मैं अफसोस से एक दूसरे को देखने लगी। भाई ने एकदम से उठ होगी और फरेबी बाबा के खिलाफ रिपोर्ट करवाई, क्योंकि उस बाबा के खिलाफ पहले से बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज थी। इसलिए अगले ही दिन उस ढोगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका ठिकाना भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। भाई का उस बाबा के अंजाम बताकर बस इतना बोले कि मम्मी, अगर इस दुनिया में कोई पत्ता भी मिलता है तो वह मेरे भी भगवान की मर्जी से। इसलिए भगवान पर यकीन करने से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन उसके लिए सब्र करना जरूरी है। काश आपने भगवान पर यकीन किया होता और सब्र से काम लिया होता तो आज आप अपने सदियों से जमा पूंजी लुटाकर ना बैठती होती। मम्मी
रोते हुए हाँ में सर हिलाने लगी, शायद भाई की बातें समझ आने लगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।